नमस्कार। नाटक कला पर लिखा गया सबसे वृहद ग्रंथ, सबसे बड़ा ग्रंथ और सबसे अच्छा ग्रंथ भरत मुनि का नाट्यशास्त्र है। ये मैं दावे के साथ कह सकती हूँ। एक बार लॉर्ड मैकाले ने कहा था कि जो यूरोपियन साहित्य है उसकी एक लाइब्रेरी की कोई एक शेल्फ, यानी यूरोपियन साहित्य की लाइब्रेरी की अकेली कोई एक शेल्फ इंडिया के, अरबी भाषा के, यानी पूरब के जितने भी साहित्य है उसके बराबर है। यूरोप के साहित्य की केवल एक शेल्फ। लेकिन जब आप नाट्यशास्त्र को पढ़ लेंगे और उससे परिचित हो जाएंगे तो आप दावे के साथ ये कह पाएंगे कि अकेली ये किताब जो कि भरत मुनि ने लिखी है नाटक कला पर, वो यूरोप के में जितना भी डिस्कशन हुआ है नाटक कला पर, उन सब को मिलाकर एक तरफ रख दिया जाए और एक तरफ सिर्फ भरत मुनि के नाट्यशास्त्र को रख दिया जाए तो ये अकेली पुस्तक उन सब पर भारी पड़ेगी। बहुत वृहद ग्रंथ है और आपके सिलेबस में है। बहुत सारे पहलू हैं जो नाटक के यहाँ डिस्कस किए गए हैं इस ग्रंथ में, लेकिन एक जो थियरी है, एक जो सिद्धांत है, रस का सिद्धांत, वो अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। पहले भी पूछा जाता रहा है और अभी भी आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। तो आज हम रस के सिद्धांत को डिस्कस करेंगे। इससे पहले आप मेरे साथ एरिस्टोटल की पोइटिक्स पढ़ चुके हैं और एरिस्टोटल ट्रेजेडी का फंक्शन बताता है। ट्रेजेडी का फंक्शन क्या है? कैथारसिस बताता है वो। अराउजल ऑफ पिटी एंड फियर, दो भावनाएं हैं जिनका अराउजल होना, जिनका पैदा होना ऑडियंस के हृदय में, दर्शकों के हृदय में, ये फंक्शन ऑफ ट्रेजेडी है। तो उसी तरह जो नाटक का फंक्शन है, नाटक का जो कार्य है, वो क्या है? रस उत्पन्न करना। भरत मुनि कहते हैं कि किसी भी नाटक का जो फंक्शन है वो है मनुष्य के हृदय में, या फिर जो ऑडियंस उस नाटक को देख रही है, जो दर्शक उस नाटक को देख रहे हैं, उनके हृदय में रस उत्पन्न होना चाहिए। तो अरिस्टोटल ने तो वहाँ पिटी और फियर, दो भावनाओं की बात की थी कि जब ट्रेजेडी देखते हैं तो उससे पिटी और फियर अराउज होना चाहिए। लेकिन भरत मुनि यहाँ पर 8 रसों की बात करते हैं और उनके 8 वो स्थायी भाव बताते हैं। स्थायी भाव जो कि हमारे हृदय में रहते हैं, सुषुप्त अवस्था में रहते हैं, लेकिन नाटक देखकर वो जागृत हो जाते हैं। चलिए देखते हैं। पहला है इंट्रोडक्शन, ये मीन्स ऑफ प्रोड्यूसिंग रस। तो आप जब आंसर लिखेंगे, ये क्वेश्चन जब आएगा रस पर, तो आप इसी तरीके से शुरुआत करेंगे। नाट्यशास्त्र इज अ कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटाइज। नाट्यशास्त्र एक विशद निबंध है या ग्रंथ है। ट्रीटाइज तो छोटा होता है, ये तो बहुत विशाल ग्रंथ है। ऑन द आर्ट ऑफ ड्रामा, तो आप यहाँ बुक भी लिख सकते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव बुक है। ऑन द आर्ट ऑफ ड्रामा यानी नाटक की कला पर, इन विच, जिसमें कि द चैप्टर 6, जो छठा अध्याय है, डील्स विद रस, यानी रस से संबंधित है। अब इंग्लिश में रसाज कर देते हैं, मतलब जैसे योग है, अब हिंदी में हम उसको योग बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में उसको योगा बोल देते हैं। अशोक है, सम्राट अशोक, इंग्लिश में जब वो बोलते हैं तो उसको अशोका कर देते हैं। तो हम इसको हिंदी में रस बोलेंगे, लेकिन इंग्लिश में वो रसाज कर दिया है, प्लूरल कर दिया उसी को। और सेंटिमेंट्स या फिर भावनाएं, और भाव, उसको प्लूरल में भावाज कर दिया। और इमोशंस या भावनाएं। रस एंड भाव और सेंटिमेंट्स एंड इमोशंस आर द सोल ऑफ पोइट्री। तो ये जो रस हैं और भाव हैं, इमोशंस हैं, ये क्या है? सोल ऑफ पोइट्री, काव्य की आत्मा है। एज वेल एज ड्रामा, और साथ ही ये ड्रामा की आत्मा है। नाट्यशास्त्र डील्स मेनली, नाट्यशास्त्र मुख्य रूप से संबंधित है विद एक्टिंग, डांस, म्यूजिक एंड रस। ये 4 चीज़ें हैं जिनका वर्णन किया गया है, जिसको डिस्कस किया गया है नाट्यशास्त्र में। एक्टिंग, डांस, म्यूजिक और रस।
द फर्स्ट थ्री, तो जो पहले तीन हैं यानी कि एक्टिंग, डांस, म्यूजिक, ये जो तीनों हैं आर मीन्स, वो साधन है, मीडियम है, टू प्रोड्यूस, पैदा करने के, द फोर्थ, चौथे को यानी रस को, दैट इज द पर्पज ऑफ ड्रामा, जो कि नाटक का उद्देश्य है। जैसे अरिस्टोटल में आपने फंक्शन ऑफ ट्रेजेडी पढ़ा, वैसे ही यहाँ पर्पज ऑफ ड्रामा यानी नाटक का उद्देश्य। तो वहाँ ट्रेजेडी केवल दुखांत नाटक डिस्कस किया गया था, यहाँ सभी प्रकार के ड्रामा डिस्कस किए गए हैं और वो अलग अलग प्रकार के रस उत्पन्न करते हैं, लेकिन उन रसों को उत्पन्न करने के लिए जो माध्यम है वो एक्टिंग, डांस और म्यूजिक है। रस अलग अलग प्रकार के हैं लेकिन इन सभी रसों को उत्पन्न करने के लिए अलग तरीके की एक्टिंग उन्होंने बताई है, अलग तरीके का डांस उन्होंने बताया है और अलग तरीके का म्यूजिक भी उन्होंने बताया है। ऑल द अदर थिंग्स, सारी दूसरी चीज़ें डिस्कस्ड, जो कि जिनका वर्णन किया गया है इन नाट्यशास्त्र, आर मीन्स, वो साधन है, टू अटेन, प्राप्त करने के, द अल्टीमेट एम, जो अंतिम उद्देश्य है, ऑफ प्रोड्यूसिंग, पैदा करने का, द रिक्वायर्ड रस, आवश्यक रस को और सेंटिमेंट या फिर भावना को। इवन यहाँ तक कि द साइज ऑफ द स्टेज, जो स्टेज है यानी कि जो रंगमंच है उसका साइज इज इनडायरेक्टली यानी परोक्ष रूप से एसोसिएटेड टू इट, इससे संबंधित है। काइंड्स ऑफ सेंटिमेंट्स, अब हैं जो सेंटिमेंट्स हैं, जो मतलब रस हैं, वो कितने प्रकार के हैं। मैंने अभी आपको बताया था कि 8 प्रकार के हैं। तो भरत मुनि डिस्कसेस 8 काइंड्स ऑफ रसास और सेंटिमेंट्स। तो भरत मुनि ने 8 प्रकार के रस या भावनाएं डिस्कस की हैं, उनके बारे में बताया है। तो सबसे पहला है श्रृंगार रस, इंग्लिश में इसको कहेंगे द एरोटिक। हास्य रस, इसको इंग्लिश में कहेंगे द कॉमिक, जिससे आपको हंसी आए। करुण रस, द पैथेटिक, यानी जिससे आपके मन में दया उत्पन्न हो। रौद्र रस, द फ्यूरियस, जो कि गुस्सा दिखाए, क्रोध को दर्शाए। वीर रस, द हीरोइक, जो कि वीरता दिखाए, जिससे आपके हृदय में वीरता का भाव, उत्साह की भावना पैदा हो, वीरता की भावना पैदा हो। फिर है भयानक रस, द टेरिबल, यानी जो आपके मन में भय पैदा करे, डर पैदा करे। फिर है विभत्स रस, द ऑडियस, यानी जुगुप्सा कहते हैं, नफरत पैदा करे, आपको इतना बुरा वर्णन हो कि आप नौशिया फील करने लगे, मतलब बहुत बुरा आपको महसूस होने लगे, वो विभत्स रस है। फिर अद्भुत रस, द मार्वेलस, यानी बड़े आश्चर्य से आप भर जाएं, अब वंडरफुल आपको लगे सुनने में, देखने में, वो अद्भुत रस है। अब आप नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ रसास और सेंटिमेंट्स। तो महत्व क्या है रस या भावनाओं का। रसास और सेंटिमेंट्स आर द सोल ऑफ पोइट्री। रस या भावनाएं वो काव्य की आत्मा है, एज वेल एज ड्रामा, और साथ ही वो नाटक की आत्मा है। नाट्यशास्त्र डील्स मेनली विद एक्टिंग, डांस, म्यूजिक एंड रस। ये ऊपर पहले बात हो चुकी है। तो नाट्यशास्त्र मुख्य रूप से एक्टिंग, डांस यानी अभिनय, नृत्य, संगीत और रस से संबंधित है। द फर्स्ट 3 आर मीन्स, ये बात भी पहले आ चुकी है कि जो पहले 3 हैं वो साधन है, टू प्रोड्यूस, पैदा करने के, द फोर्थ, चौथे को, दैट इज द पर्पज ऑफ ड्रामा, जो कि नाटक का उद्देश्य है। दिस चैप्टर, तो चैप्टर आपको बताना है 6th चैप्टर, तो यहाँ दिस चैप्टर ना लिखकर आप लिखेंगे 6th चैप्टर, डील्स विद द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ रस। तो रस के जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं, जो तत्व हैं, उनसे संबंधित है 6ठा अध्याय नाट्यशास्त्र का। रस द एस्थेटिक ऑब्जेक्ट। एस्थेटिक यानी जो भी आपको आनंद मिलता है कला से, वो एस्थेटिक प्लेजर कहलाता है। एस्थेटिक का मतलब होता है रिलेटेड टू आर्ट। तो रस जो है वो कला से मिलने वाला आपका आनंद है, तो एस्थेटिक प्लेजर है। द एस्थेटिक ऑब्जेक्ट इज
इज इसेंशियली अ प्रोडक्ट ऑफ ड्रामेटिक आर्ट। तो ये आवश्यक रूप से एक प्रोडक्ट है जो कि उत्पादित किया जाता है, पैदा किया जाता है बाय ड्रामेटिक आर्ट यानी नाटक की कला के द्वारा, एंड इज नॉट टू बी फाउंड, और उसको नहीं पाया जा सकता। ये जो रस है जो आपको कला से मिलता है ये नहीं पाया जा सकता इन द क्रिएशंस ऑफ नेचर, जो प्रकृति की रचनाएं हैं। क्रिएशंस माने रचनाएं ऑफ नेचर, प्रकृति की, यानी प्रकृति ने जो चीज़ें बनाई हैं, प्रकृति ने जैसे नदियां हैं, पहाड़ हैं, ये वनस्पतियां हैं, जानवर हैं, पक्षी हैं, तितलियां हैं, तो ये सब भी देखने में खूबसूरत लगते हैं। हमें इनको देखकर आनंद मिलता है, नदी को देखकर आनंद मिलता है, हमें समुद्र को देखकर आनंद मिलता है, लेकिन जो आनंद हमें नाटक को देखकर मिलता है वो आनंद प्रकृति की रचनाओं में नहीं है। जो रस हमको मिलता है किसी कॉमेडी को देखकर, जो हंसी आती है, प्रकृति की किसी चीज़ को देखकर हमें हंसी नहीं आती। तो जैसे हम कोई नाटक ट्रेजेडी देखते हैं तो हम रोने लगते हैं, जैसे हम ओथेलो को पढ़ते हैं तो हमें कितनी दया आती है डेस्डेमोना पर, और हमें कितनी सिंपैथी होती है। तो इस तरीके की दया की भावना या फिर करुणा की भावना या फिर हास्य की भावना हमें प्रकृति की चीज़ों को देखकर नहीं होती, वो केवल नाटक को देखकर या कहानी को पढ़कर जो साहित्य की चीज़ें हैं उन्हीं में होती है। तो ये जो रस है ये हमें प्रकृति की रचनाओं से नहीं मिल सकता, नॉट टू बी फाउंड इन द क्रिएशंस ऑफ नेचर। तो प्रकृति की जो रचनाएं हैं उनमें रस नहीं मिल सकता। ये इट इज़ नॉट प्योर यूनिटी, यानी ये केवल एक यूनिटी नहीं है, एकता नहीं है, बट यूनिटी इन मल्टीप्लिसिटी, बल्कि ये विविधता में एकता है। द यूनिफाइंग फैक्टर, इसको जोड़ने वाला जो तथ्य है, इज अ बेसिक स्टेट ऑफ माइंड, वो एक मौलिक स्टेट है, दशा है ऑफ माइंड, हमारे मस्तिष्क की। वो क्या है? स्थायी भाव। एक स्थायी भाव होता है जो हमारे दिमाग में होता है, हमारे दिल में होता है, सुसुप्त अवस्था में होता है, यानी पहले से विद्यमान होता है। आप देखिए कि आपने कोई चीज़ ऐसी देखी जिससे आपको दया पैदा हुई, तो वो दया कहाँ से पैदा हुई? दया कहीं बाहर से नहीं आई, दया आपके अंदर थी। यानी जब ओथेलो को या डेस्डेमोना को देखकर आपके अंदर सिंपैथी पैदा हुई, उससे सहानुभूति हुई, आपकी आंखों में आंसू आ गए जिस वक्त डेस्डेमोना को मारा ओथेलो ने, तो वो जो आंसू आए या वो जो करुणा का भाव आपके अंदर पैदा हुआ, कहाँ से आया? क्या वो बाहर से आया, ओथेलो से आया? नहीं, वो आपके अंदर था, लेकिन सुसुप्त अवस्था में था। उसको जगाया किसने? उस नाटक ने जगाया। तो ये स्थायी भाव कहलाते हैं, जो कि आपके अंदर स्थायी रूप से, परमानेंटली आपके अंदर हैं, इनेटली आपके अंदर हैं, आप उनको लेकर पैदा हुए हैं। इट बाइंड्स टुगेदर, ये बांधता है साथ में, इन एन ऑर्गेनिक होल, एक मतलब ऑर्गेनिक एक तरीके से शरीर के रूप में, होल उसको कंप्लीट करता है। जैसे आपने जब मेरे साथ अरिस्टोटल का पोइटिक्स पढ़ा था तो उसमें भी अरिस्टोटल ने कहा था कि जो प्लॉट है वो एक होल है, वो एक कंप्लीट होल है। तो इसी तरीके से जो नाटक है, यहाँ भी मतलब भरत मुनि भी वही कहते हैं कि ये एक ऑर्गेनिक होल है, एक पूर्णता है। द इमोटिव सिचुएशन, इमोटिव यानी भावनात्मक, सिचुएशन यानी स्थिति, इन ह्यूमन सेटिंग, इंसानों की जो स्थिति है उसमें, दैट कंसिस्ट, जिसमें कि समाहित है, ऑफ द फिजिकल कॉज, यानी शारीरिक कारण, ऑफ द बेसिक मेंटल स्टेट, मौलिक मानसिक स्थिति की, कॉल्ड विभाव, उसको विभाव कहा जाता है। द मिमेटिक चेंजेस, मिमेटिक यानी अनुकरण के, चेंजेस परिवर्तन, और ये थियरी ऑफ मिमेसिस ये अरिस्टोटल में भी है। चेंजेस इंस्पायर्ड बाय द अराउज्ड मेंटल स्टेट, ये परिवर्तन इंस्पायर्ड जो कि प्रेरित होते हैं बाय द अराउज्ड मेंटल स्टेट, अराउज्ड जो उसको के पैदा किया जाता है, भड़काया जाता है मानसिक स्थिति के द्वारा, एंड सच एज आर इंडिकेटिव, और ऐसे ही जो इंडिकेटिव होते हैं, जो इशारा करते हैं, ऑफ द इंटरनल स्टेट, आंतरिक स्थिति को, कॉल्ड अनुभव, उनको अनुभव कहा जाता है। द ट्रांजिएंट इमोशंस, और
ट्रांजिएंट जो कि थोड़े समय के लिए रहती हैं, मतलब कि क्षणिक इमोशंस, भावनाएं आर कॉल्ड कहलाती हैं व्यभिचारी भाव। CHARI, ये थोड़ा सा यहाँ पे मिसप्रिंट है, तो उनको व्यभिचारी भाव कहते हैं, जो थोड़े समय के लिए पैदा होते हैं। आपने देखा होगा कि जो हमारे अंदर फीलिंग्स हैं, जैसे ईर्ष्या की मान लीजिए, ईर्ष्या की एक ऐसी फीलिंग है, कोई ये नहीं कह सकता कि शायद मेरे अंदर ईर्ष्या नहीं है। हो सकता है कि बहुत थोड़े मात्रा में हो किसी के अंदर, जो ये कहता है ना कि मेरे अंदर बिल्कुल ईर्ष्या नहीं है, तो बहुत थोड़ी मात्रा में होगी, उसे लगता होगा कि उसके अंदर नहीं है। लेकिन ये भावनाएं हैं। कोई ये कहे कि सब में मुझे कभी गुस्सा नहीं आता है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसे कभी गुस्सा नहीं आता। हो सकता है कि कम मात्रा में आता हो, कुछ लोगों को ज़्यादा मात्रा में आता है। तो ये व्यभिचारी भाव क्यों कहलाते हैं? क्योंकि ये स्थायी नहीं होते। आपको गुस्सा आता है तो हमेशा थोड़ी ना आप गुस्से में रहते हैं, थोड़ी देर के लिए आता है, फिर आपको हंसी आती है तो हर वक्त थोड़ी हंसी आती है, आप थोड़ी देर के लिए आती है। या फिर आप किसी से ईर्ष्या करते हैं तो हमेशा नहीं करते ईर्ष्या, थोड़ी देर के लिए करते हैं, फिर कोई और भाव आपके अंदर आ जाता है। तो एक भाव जाता है, दूसरा भाव आता है, कभी आपको दया आती है, कभी आपको किसी से नफरत होती है, कभी किसी पर क्रोध आता है। तो ये क्या होते हैं? व्यभिचारी भाव होते हैं, थोड़ी देर के लिए आते हैं। प्रोडक्शन ऑफ रसास और सेंटिमेंट्स। तो प्रोडक्शन मतलब कैसे पैदा होते हैं, पैदाइश ऑफ रस एंड और सेंटिमेंट, रसों की मतलब उत्पत्ति कैसे होती है? व्हेन द विभाव, अनुभाव एंड व्यभिचारी भाव, जब ये विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव गेट यूनाइटेड, यानी मिल जाते हैं, टू अराउज, पैदा करने के लिए, द स्थायी भाव, स्थायी भाव को मतलब पैदा करने के लिए, अराउज माने जगाने के लिए। क्योंकि मैंने आपको स्थायी भाव के बारे में ये बताया कि स्थायी भाव पहले से हमारे अंदर है, तभी तो उनको स्थायी बोला गया है। स्थायी मीन्स परमानेंट। तो वो ऑलरेडी हमारे पास हैं, इनेटली हमारे पास हैं, हमारे हृदय में है। हृदय क्या दिमाग में है? क्योंकि आपको मालूम है कि हृदय तो जो है एक पंपिंग मशीन ही है। तो ये सारी चीज़ें अल्टीमेटली हमारे दिमाग में रहती हैं। तो ये जो स्थायी भाव हैं वो हमारे दिमाग में हैं, लेकिन वो क्या होते हैं? अराउज होते हैं, जगाए जाते हैं इन सब के द्वारा। विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव, इनके द्वारा वो जगाए जाते हैं। और उनको जगाकर क्या होता है? रसास आर प्रोड्यूस्ड, तो रस पैदा किए जाते हैं। स्थायी भावास आर द परमानेंटली एग्जिस्टिंग। तो स्थायी भाव क्या है? वो हैं परमानेंटली, यस, मतलब स्थायी रूप से एग्जिस्टिंग, रहने वाले, अस्तित्व में रहने वाले, इन्नेट यानी आंतरिक, एंड लेटेंट मतलब कि सुसुप्त, सोए हुए, इमोशंस भावनाएं, और इम्पल्सेस वही फीलिंग्स भावनाएं, इन ह्यूमन नेचर मानवीय प्रकृति में, यानी मनुष्य के अंदर, यानी मनुष्य के दिमाग में। भरत पॉइंट्स आउट, भरत दिखाते हैं, इंगित करते हैं, द फॉलोइंग 8 स्थायी भाव, यानी जो निम्नलिखित 8 स्थायी भाव हैं। क्योंकि ऊपर मैंने अभी आपसे बात की थी 8 रसों के बारे में, और वो जो 8 रस हैं इन 8 स्थायी भावों से पैदा होते हैं। तो पहला स्थायी भाव क्या है? लव, यानी प्रेम। अच्छा, मैं ऊपर आपसे जब मैंने रसों की बात की थी तो मैंने 8 रस तो डिस्कस किए थे, लेकिन साइड में मैंने यहाँ 3 रस और लिखे हुए थे, भक्ति रस, वात्सल्य रस और शांत रस। तो जो भरत मुनि का नाट्य शास्त्र है उसमें 8 ही रस हैं, लेकिन बाद में ये 3 रस और जोड़े गए। पहले क्या है, ये जो भक्ति रस और ये वात्सल्य रस, इनको भी श्रृंगार रस का ही पार्ट माना जाता था कि अब लेकिन श्रृंगार रस में भक्ति को शामिल करना। भक्ति क्या है? ईश्वर के प्रति प्रेम है, आत्मा का परमात्मा के साथ प्रेम है, वो भक्ति है, भक्ति रस है। और वात्सल्य रस माता पिता का अपनी संतान के प्रति जो प्रेम है वो वात्सल्य रस है। एक शांत रस है जिसमें कि बिल्कुल व्यक्ति शांत रहता है, और शांत प्रकृति की जो कविताएं हैं वो शांत रस को उत्पन्न करती हैं। तो ये 3 रस और हैं जो कि नाट्य शास्त्र में नहीं है। नाट्य शास्त्र में हम 8 रसों को ही पढ़ते हैं। तो अब हम बात करते हैं इन स्थायी भावों की। तो पहला स्थायी भाव लव, यानी कि प्रेम, और इससे कौन सा रस उत्पन्न होता है? ऊपर हमने 8 रस पढ़े थे, श्रृंगार रस। तो श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव है वो है लव, प्रेम।
तो ये हमारे जब हम देखते हैं मतलब कोई ऐसा नाटक देखते हैं जिसमें कि प्रेम दिखाया गया हो, तो हमारे मन में जो भाव पैदा होता है वो रस जो उत्पन्न होता है, वो कौन सा रस उत्पन्न होता है? श्रृंगार रस। फिर है लाफ्टर। तो अगर हास्य दिखाया गया है, लाफ्टर मीन्स हास्य, तो हमारे अंदर कौन सा रस पैदा होता है? हास्य रस पैदा होता है। ग्रीफ यानी दुख, कोई ऐसा दृश्य दिखाया गया है जैसे किसी माता पिता के सामने उनकी संतान की मृत्यु हो जाना बहुत बड़ा दुख होता है, ऐसा ग्रीफ दिखाया गया है, ऐसा दुख दिखाया गया है, तो हमारे अंदर कौन सा रस पैदा होगा? करुण रस। हमको करुणा आएगी तो करुण रस पैदा होगा। फिर एंगर, एंगर मीन्स क्रोध, गुस्सा। तो कोई ऐसा दृश्य हम देखते हैं गुस्से वाला, तो हमारे अंदर कौन सा भाव पैदा होगा? मतलब कौन सा रस हमारे अंदर पैदा होगा? हमें कौन सा रस मिलेगा? रौद्र रस। करेज, साहस। हमें कोई ऐसी कविता सुनाई जाए जैसे खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, तो हमारे अंदर कैसा रस पैदा होता है? वीर रस पैदा होता है। फिर है फियर। तो फियर यानी कि डर। तो कोई डराने वाली चीज़ हमको सुनाई जाए या नाटक में दिखाई जाए तो हमारे अंदर भयानक रस पैदा होता है। फिर है डिस्गस्ट यानी जुगुप्सा, नफरत, निराशा। मतलब नफरत ही हुई तो इससे कौन सा रस पैदा होता है? विभत्स रस। फिर है वंडर, आश्चर्य। कुछ ऐसा दिखाया जाए आश्चर्य की भावना जिससे पैदा हो, तो हमें रस कौन सा मिलेगा? अद्भुत रस। देखिए, मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगी। अभी जैसे हम रस पढ़ रहे थे, तो उसमें हमने श्रृंगार रस, पहला जो पढ़ा रस वो श्रृंगार रस था और उसका स्थायी भाव लव था यानी प्रेम। तो अब देखिए, ओथेलो आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं और काफ़ी पढ़ चुके हैं, ख़त्म ही होने वाला है। तो अब यहाँ देखिए, ओथेलो डेस्डिमोना से कह रहा है और आप महसूस करेंगे, आई कैन नॉट स्पीक एनफ ऑफ दिस कंटेंट। आई कैन नॉट स्पीक, मैं नहीं बोल सकता, एनफ और ज़्यादा, ऑफ दिस कंटेंट, इस संतोष के बारे में, इस आराम के बारे में, इस खुशी के बारे में। इट स्टॉप्स मी, ये रोक रहा है मुझको, हियर, यहाँ पर। इट इज़ टू मच ऑफ जॉय, कि बहुत ज़्यादा आनंद की अनुभूति हो रही है मुझे। ओथेलो डेस्डिमोना के साथ है और वो बहुत अच्छा महसूस कर रहा है, उनकी अभी अभी शादी हुई है और वो बहुत आनंदित है, खुशी से भरा हुआ है उसका हृदय, और इतना ज़्यादा खुशी से भरा हुआ है कि वो उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, बोल नहीं पा रहा। तो वो कैसे एक्सप्रेस कर रहा है? किसिंग हर, उसको किस करते हुए, चुम्बन लेते हुए, एंड दिस, तो ये लो और ये देखो और ये देखो, इस तरीके से वो चुम्बन ले रहा है उसका। द ग्रेटेस्ट डिस्कोर्ड्स भी, द ग्रेटेस्ट, सबसे बड़े डिस्कोर्ड्स, झगड़े भी होंगे, दैट, जो कि एवर, कभी, आर हार्ट्स, हमारे हृदय, शैल मेक, जो करेंगे। तो हमारे हृदय जो झगड़ेंगे, कभी झगड़ा होगा तो इस तरीके से होगा, जो कंपटीशन होगा कि कौन किसको ज़्यादा प्यार कर सकता है, ये हमारा झगड़ा होगा, ये हमारा कंपटीशन होगा। हमारे दिल इसी बात को लेके झगड़ेंगे कि कौन किसको ज़्यादा प्यार करेगा और मैं तुम्हें ऐसे प्यार करूँगा। तो वो उसके चुम्बन लेकर ये दिखा रहा है। तो ये किसका एग्जाम्पल हुआ? अभी जो आपने रस पढ़े, तो उसमें से जो पहला रस है श्रृंगार रस, उसका ये एग्जाम्पल है। आप कोट कर सकते हैं बड़े आराम से, जब आप डिस्कस करें तो ओथेलो से कोट कर दीजिएगा अगर आपको याद रहे तो। और दूसरा स्थायी भाव आपने पढ़ा अभी, लाफ्टर, और लाफ्टर से जो रस उत्पन्न होता है वो हास्य रस है। और ओथेलो क्योंकि आप सभी का पढ़ा हुआ है, इसलिए मैं बार बार आपको ओथेलो से ही एग्जाम्पल देकर बता रही हूँ। अब देखिए, यहाँ क्लाउन का स्पीच था, वाई मास्टर्स, क्यों भाइयों, हैव योर इंस्ट्रूमेंट्स बीन, क्या तुम्हारे जो वाद्य यंत्र तुम लोग बजा रहे हो वो इन नेपल्स, नेपल से आए हैं क्या? दैट दे स्पीक इन द नोज दस, कि वो हम नाक के सुर बोल रहे हैं। नेपल्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि नेपल्स के लोगों में कुछ ऐसा ड्रॉबैक है, एक ऐसी वीकनेस है कि वो सभी नाक के सुर बोलते हैं, नेपल्स के रहने वाले।
तो क्लाउन कह रहा है कि ये तुम्हारे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं नाक के सुर क्यों बज रहे हैं, ये सभी नेपल्स के बने हुए हैं क्या? तो ये एक हंसी पैदा करने वाली बात है और यहाँ हास्य रस उत्पन्न हुआ। क्लाउन के जितने भी स्पीचेस हैं यहाँ पर जब ओथेलो आप मेरे साथ पढ़ा था आपने, तो वो सारे हास्य रस उत्पन्न करते थे। आप चाहें तो कोट कर सकते हैं। तीसरा आपने देखा कि तीसरा जो रस है वो करुण रस है और स्थायी भाव उसका दया है, करुणा है। देखिए जब डेस्डिमोना को मार रहा है ओथेलो, तो क्या देखिए सीन है, वो कह रही है डेस्डिमोना, किल मी टुमारो, मुझे कल मार देना, लेट मी लिव टू नाइट, मुझे आज रात तो जीने दो। ओथेलो, ने नहीं, इफ़ यू स्ट्राइव, अगर तुम कोशिश करोगी। डेस्डिमोना, बट हाफ एन आवर, लेकिन आधा घंटा तो मुझे जीने दो, आधा घंटा तो छोड़ो। ओथेलो, बीइंग डन देयर इज़ नो पॉज, काम हो गया, इसके बाद नहीं रुका जा सकता जब एक बार काम शुरू हो गया। बट वाइल आई से वन प्रेयर, लेकिन मुझे एक बार प्रार्थना तो करने दो। ओथेलो, इट इज़ टू लेट, कह के और वो उसको देखिए उसका गला दबा देता है, ही स्ट्रिफल्स है, उसका गला दबा देता है। तो एकदम ये तो आप पढ़ रहे हैं, लेकिन ये दृश्य अगर आपके सामने हो और ऐसे वो डेस्डिमोना को मार रहा हो, ओथेलो उसका गला दबा रहा हो, कैसे एकदम से भावना आपके अंदर पैदा होगी, दया की भावना, आप शायद रो पड़े हैं डेस्डिमोना की खातिर। तो इसी तरीके से आप सारे रसों को अनुभव कर सकते हैं किसी भी नाटक को पढ़ते वक्त। और आगे जब आप कोई नाटक पढ़ेंगे तो आप केवल अरिस्टोटल के बताए हुए पिटी और फियर को ही मार्क नहीं करेंगे, बल्कि आप इन सारे रसों को मार्क करेंगे। आगे बढ़ते हैं। द विभावाज आर द स्टिमुली, तो जो विभाव हैं वो स्टिमुली, स्टिमुली क्या होता है, कोई चीज़ जो उत्साहित करता है, किसी चीज़ को जगाता है, उद्दीपक कहते हैं इसको। आर द स्टिमुली दैट वुड एक्टिवेट, जो कि एक्टिवेट करते हैं, सक्रिय करते हैं, जगाते हैं एन इमोशन, एक भावना को। दीज स्टिमुली, ये जो उद्दीपक होते हैं, प्रेरक होते हैं, आर ऑफ टू काइंड्स, दो प्रकार के होते हैं। ह्यूमन स्टिमुली, यानी जो मानवीय प्रेरक होते हैं, और आलंबन विभाव, इनको क्या कहा जाता है, आलंबन विभाव कहा जाता है। इज द बेसिक ऑब्जेक्ट, वो मौलिक यानी ऑब्जेक्ट होता है, वस्तु, चीज़ है, चीज़ क्या, व्यक्ति है ये तो। टू अराउज, जगाने के लिए, इमोशन, भावना के लिए। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, द विलविड, जो प्रेमिका है, इज एन आलंबन विभावा, वो एक आलंबन विभाव है। दूसरा है एनवायरमेंटल स्टिमुली, यानी जो आसपास का वातावरण है, पर्यावरण है, वो भी उद्दीपक का काम करते हैं। और उद्दीपन विभाव, ये क्या है, ये भी यानी भावनाओं को जागृत करते हैं। मौसम अच्छा हो, शीतल पवन चल रही हो, आसपास फूल खिले हों, आसपास का वातावरण सुहावना हो, नदी बह रही हो, नदी की धारा आपके सामने हो, और कोई उपवन हो जिसमें फूल खिल रहे हो, तो ये क्या है, ये एक ऐसा वातावरण है जो कि हमारे भावों को जगाता है। तो उद्दीपन विभाव आर द हेल्पिंग ऑब्जेक्ट्स, ये क्या है, हेल्पिंग ऑब्जेक्ट्स हैं, मदद करने वाली चीज़ें हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, द मून लाइट, जो चांदनी है, चंद्रमा की रोशनी है, और अ रोज गार्डन, या फिर एक गुलाबों का बगीचा, इज उद्दीपन विभाव, ये उद्दीपन विभाव हैं। द अनुभव आर द एक्सपोजर, जो अनुभव हैं वो क्या है, एक्सपोजर है, यानी सामने आना, ऑफ द इमोशंस, भावनाओं का, एक्साइटेड, जो कि प्रेरित हुई हैं, बाय द विभाव, तो विभाव के द्वारा उत्पन्न हुई भावना का एक्सपोजर होना, सामने आना, वो अनुभव है। इन व्यभिचारी भाव, और जो व्यभिचारी भाव मैंने अभी आपको बताया, जो थोड़े समय के लिए आते हैं भाव, आया और चला गया, वो व्यभिचारी भाव होते हैं। वे एंड अभी आर प्रिफिक्स्ड, वी और अभी प्रिफिक्स हैं जो पहले जोड़े गए हैं टू द रूट चार। चर जो रूट है, चर माने चरना, मतलब चरना मतलब विचरण करना, चरना मतलब खाना नहीं, विचरण करना, घूमना। दैट मीन्स टू मूव, जिसका मतलब है मूव, चलना, घूमना, विचरण करना। सच इमोशंस, ऐसी भावनाएं, एपियर एंड डिसएपियर, यानी एपियर आती हैं, एंड डिसएपियर और चली जाती हैं, गायब हो जाती हैं, फ्रॉम टाइम टू टाइम, समय समय पर। भरत गिव्स अ कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट, भरत एक विशाद लिस्ट देते हैं, एक
ऑफ दैम, उनकी। तो ये जो भावनाएं हैं जो समय समय पर आती हैं जाती हैं, उनकी ये लिस्ट है। तो इसमें सबसे पहला है डेस्पोंडेंसी, यानी निर्वेद। और फिर है वीकनेस, ये गिलानी इसको कहा गया है, और डेस्पोंडेंसी को निर्वेद कहा गया है, और जो उन्होंने शब्द दिए हैं। फिर एप्रीहेंसन, ये शंका है, डाउट। एनवी तो आप परिचित ही हैं, ईर्ष्या है। तो मैंने जैसा बताया था कि ये जो भावनाएं हैं, जैसे ईर्ष्या की ही भावना है, तो हमेशा नहीं रहती मन में। आपको ईर्ष्या हर वक्त किसी से नहीं होती, समय समय पर होती है। जैसे कि किसी के मार्क्स आपसे ज़्यादा आ गए, आपके बराबर, आपने उसके बराबर पढ़ाई की, लेकिन उसके 70% आ गए, आपके 65 रह गए, तो आपको उससे ईर्ष्या हुई। तो वो थोड़े समय के लिए रहती है, हमेशा नहीं रहती, परमानेंट नहीं होती। तो इसलिए ये व्यभिचारी भाव कहलाते हैं। इंटॉक्सिकेशन, नशा होता है, मद कहा जाता है इसको। डिप्रेशन, इसको अवसाद कहा जाता है। एंग्जाइटी, चिंता होती है। डिस्ट्रैक्शन, मोह होता है। रिकलेक्शन, स्मृति होती है। कंटेंटमेंट, संतुष्टि होती है। शेम, लज्जा होती है। इनकंसिस्टेंसी, चपलता कहलाती है। जॉय, हर्ष, आनंद कहलाता है। एजिटेशन, आवेश कहलाता है। एरोगेंस, आवेग कहलाता है। डेस्पेयर, विषाद कहलाता है। इच्छा, लॉन्गिंग कहलाती है, लॉन्गिंग, इच्छा। और स्लीप है, निद्रा, इससे तो परिचित हैं आप। एपिलेप्सी, इसको अपस्मार कहा गया है। ड्रीमिंग, स्वप्न, इससे आप परिचित हैं। अवेकनिंग, जागरण है, तो हमेशा नहीं जगते और हमेशा स्वप्न नहीं देखते, तो ये ऐसे ही एपिलेप्सी है। तो हर वक्त तो दौरे नहीं पड़ते, अपस्मार हर वक्त नहीं होता। स्लीप है, नींद है, हर वक्त तो नहीं होती। और इंडिग्नेशन, क्रोध होता है, हर वक्त तो क्रोध नहीं आता। क्रूअल्टी, क्रूरता होती है, हर वक्त तो क्रूर नहीं होते आप। एश्योरेंस, आश्वासन होता है। सिकनेस, व्याधि होती है, बीमारी होती है, हर वक्त आप बीमार नहीं होते। इंसेनिटी, इसको उन्माद कहा गया है, पागलपन। डेथ, मृत्यु है। फ्राइट, भय है। और डेलिबरेशन, मोक्ष है। सॉरी, डेलिबरेशन मोक्ष नहीं होता, वो डेलिवरेंस होता है, मैंने गलत बता दिया। डेलिबरेशन होता है मतलब सोच विचार होता है, डेलिबरेशन। अब है मूवमेंट्स एंड रस। तो मूवमेंट्स मतलब गति होती है, हर व्यक्ति की अलग चाल होती है, अलग मतलब चलने की अलग स्टाइल होता है। तो जो वो मूवमेंट्स हैं वो भी मैटर करते हैं, वो भी अलग अलग रसों को उत्पन्न करते हैं। जैसे एक खूबसूरत स्त्री है, एक युवती है, उसकी चाल अलग होगी, एक सैनिक है, उसकी चाल अलग होगी, तो ये मूवमेंट्स कहलाते हैं। तो नाटक में दिखाए जाने वाले मूवमेंट्स, उनके जो स्टाइल हैं, चलने का स्टाइल, गति करने का जो तरीका है, वो भी रस की उत्पत्ति करता है। नाट्यशास्त्र डील्स विद द स्पीड और मूवमेंट। तो नाट्यशास्त्र यानी उसमें वर्णन किया गया है स्पीड का, गति का और मूवमेंट का। टू क्रिएट, पैदा करने के लिए। अ पर्टिकुलर रस, एक विशेष रस और सेंटिमेंट। भरत मुनि पॉइंट्स आउट, भरत मुनि दिखाते हैं हाउ, कैसे, डिफरेंट स्पीड्स, अलग अलग गतियाँ, ऑफ द यान, यान की, एंड रथ, और रथ की, एंड कैरेक्टर, पात्र की, प्रोड्यूस, पैदा करती हैं, डिफरेंट सेंटिमेंट्स, अलग अलग भावनाएं। दोज मेल एक्टर्स, वो पुरुष अभिनेता, हु प्ले, जो निभाते हैं, द फीमेल रोल्स, यानी महिलाओं की भूमिका निभाते हैं। हैव टू रेगुलेट, उनको रेगुलेट करना पड़ता है, मतलब कि कंट्रोल करना पड़ता है, नियंत्रित करना पड़ता है। द स्पीड ऑफ देयर वॉकिंग, अपने वॉकिंग की, अपने चलने की स्पीड को, गति को। यानी जो पुरुष हैं वो तो तेज चलते हैं, फास्ट चलते हैं, महिलाएं धीमे चलती हैं। और जो नायिका दिखाई जाती है, सुंदर स्त्री दिखाई जाती है, उसकी तो मतवाली चाल होती है, लचकदार उसकी चाल होती है, लहरदार चाल होती है। तो जो पुरुष, क्योंकि पहले स्त्रियां तो अभिनय नहीं करती थीं, उनको अलाउड ही नहीं था। और आपने ग्रीक ट्रेजेडी में भी देखा है, अरिस्टोटल को पढ़ा तब भी आपने देखा। और आप शेक्सपियर को पढ़ते हैं तो शेक्सपियर में भी आपको ये बताया जाता है कि एलिजाबेथन थिएटर में
स्त्रियों को अभिनय करना अलाउड नहीं था, तो पुरुष जो थे वही स्त्रियों की भूमिका निभाते थे। तो स्त्रियों की भूमिका निभाने के लिए उनको अपने चाल ढाल पर नियंत्रण करना पड़ता था। तो हैव टू रेगुलेट द स्पीड ऑफ देयर वॉकिंग, अपने चलने की जो गति है उसको रेगुलेट करना है और उसको कंट्रोल करना है, नियंत्रित करना है। बिसाइड्स, इसके अलावा देयर आर डिफरेंट वेज, अलग अलग तरीके हैं ऑफ सिटिंग, बैठने के। तो हर व्यक्ति अलग तरीके से बैठता है। एंड ईच वे थ्रोज लाइट, और ईच वे प्रत्येक तरीका थ्रोज लाइट यानी प्रकाश डालता है ऑन द नेचर, प्रकृति पर, ऑफ द कैरेक्टर, उस पात्र की। अ फूल, एक जो मूर्ख है या फिर जो विदूषक है, मस्खरा है, जोकर है। अ वुमन, एक महिला। एंड एन इम्पोर्टेंट, और एक इम्पोर्टेंट व्यक्ति, कह सकते हैं स्त्रैण पुरुष कह सकते हैं उसको, एक ऐसा पुरुष जिसमें कि स्त्री की विशेषताएं होती हैं, स्त्री के गुण होते हैं। हैव टू वॉक डिफरेंटली, उनको अलग अलग तरीके से चलना होता है। टू एक्सप्रेस द क्वालिटी, यानी अभिव्यक्त करने के लिए गुण, ऑफ देयर रोल, अपनी भूमिका के। एक आपने फिल्मों में देखा होगा, शायद उसका नाम बॉबी है, तो वो उस तरीके लड़का है और लेकिन वो लड़कियों की तरह चलता है और उसी तरीके से बोलता है, उसी तरीके से बिहेव करता है, तो वो इम्पोर्टेंट इस तरीके से कहलाते हैं। प्रोडक्शन यानी उत्पत्ति ऑफ रसास, रस की, थ्रू एक्टिंग, अभिनय के माध्यम से। काइंड्स ऑफ एक्टिंग यानी अभिनय के प्रकार। अकॉर्डिंग टू भरत देयर आर 4 काइंड्स ऑफ एक्टिंग, भरत के अनुसार 4 प्रकार के अभिनय हैं। इन हिज ओपिनियन, उनकी राय में, नॉट ओनली जेस्चर्स, नॉट ओनली न केवल जेस्चर्स, हाव भाव ऑफ बॉडी, शरीर के, बट ऑल्सो, बल्कि डायलॉग, जो डायलॉग हैं यानी संवाद हैं, एंड कॉस्ट्यूम, और जो कॉस्ट्यूम यानी कि जो ड्रेस पहनते हैं, आर पार्ट्स, वो भी अंग हैं ऑफ एक्टिंग, अभिनय के। द अंगिका अभिनय, तो पहला है अंगिका अभिनय। एक्टिंग थ्रू लिम्स, तो अंग माने लिम्स, तो ये एक्टिंग है, अभिनय है लिम्स के माध्यम से, जो शरीर के अंग हैं उनके माध्यम से, जेस्चर्स, इशारों के माध्यम से, हाव भाव से, ऑफ माइनर लिम्स, माइनर्स जो छोटे अंग हैं, आंखें हैं, भौहें हैं, लिप्स हैं, तो ये छोटे अंग हैं, इनके माध्यम से अभिनय। दूसरा है सात्विक अभिनय, ये है एक्टिंग इन अ नेचुरल वे, एक प्राकृतिक तरीके से अभिनय, विद डिसेंट जेस्चर्स, यानी जो शीलपूर्ण तरीके हैं, जेस्चर्स हैं, इशारे हैं, हाव भाव हैं, उनके माध्यम से अभिनय, स्वाभाविक अभिनय। तीसरा है वाचिक अभिनय, रिसाइटेशन ऑफ डायलॉग, तो जो संवाद है, डायलॉग है, उसको रिसाइट करना, उसको गाना, बोलना। और चौथा है आहार्य अनुभव अभिनय। आहार्य अनुभव मतलब कि कॉस्ट्यूम अकॉर्डिंग टू द रोल, जो भूमिका है उसके अनुसार ड्रेस पहनना, कॉस्ट्यूम पहनना, वो आहार्य अभिनय है। आहार्य अभिनय इज कॉल्ड द उपांग विधान, तो जो आहार्य अभिनय है उसको उपांग विधान भी कहा जाता है ऑल्सो, फॉर, क्योंकि इट्स थ्रोज लाइट, ये प्रकाश डालता है, ऑन द मूवमेंट्स, गतियों पर, ऑफ हेड, सिर की, आइज, आँखों की, आईब्रोज, भौहों की, चीक्स, गालों की, लिप्स, होठों की, चिन, थोड़ी की, और फेस, चेहरे की, नोज, नासिका की, एंड नेक, और गर्दन की। अप मीन्स द अपर, तो अच्छा, ये उप, देखिए कितने मिलते जुलते शब्द हैं। उप संस्कृत का हो गया या हिंदी का हो गया उप, और अप इंग्लिश का हो गया, तो ये उप है। तो उपांग, उप मीन्स द अपर, और अपर माने ऊपर, और हिंदी का भी अगर इसको अपर को आप ऊपर भी तो पढ़ सकते हैं। अप मीन्स द अपर, उप मीन्स अपर, एंड अंग मीन्स पार्ट ऑफ द बॉडी, तो उपांग। एंड विधान मीन्स प्रॉपर वे, यानी कि उचित तरीका। दस, इस प्रकार द टर्म टेल्स,
तो जो उपांग विधान जो शब्द है वो बताता है अबाउट द मूवमेंट, गतियों के बारे में, और जेस्चर या फिर इशारों के बारे में, हाव भाव के बारे में, ऑफ अपर पार्ट, ऊपरी भाग के, ऑफ ह्यूमन बॉडी, मानवीय शरीर के। इट अट्रैक्ट्स, ये आकर्षित करता है, द ऑडियंस, दर्शकों को, मोर, ज्यादा, देन द मूवमेंट, गतियों से, ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, जो शरीर के दूसरे भाग हैं उनकी। फॉर, क्योंकि इमोशंस, भावनाएं, आर एक्सप्रेस्ड, अभिव्यक्त की जाती हैं, थ्रू दैम, उनके द्वारा। तो जो हमारी आंखें हैं या हमारे जो चेहरे के हाव भाव हैं वो सबसे ज़्यादा हमारे भावनाओं को एक्सप्रेस कर पाते हैं। हमारी बॉडी के और जो दूसरे भाग हैं, हमारे हाथ, हमारे पैर, हालांकि जैसे हम पैर पटकते हैं, पैर पटक के ना मतलब कि हम गुस्से में हैं या फिर हम जिद कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए, तो वो पैर पटकना होता है। तो हालांकि हाथों से और पैरों से भी भावनाएं अभिव्यक्त होती हैं, लेकिन ये जो ऊपर का, गर्दन से ऊपर के जो अंग हैं हमारे, आँख, नाक, नाक सिकोड़ना, मुंह सिकोड़ना, है ना, आंखें लाल करना, आंखें तरेरना, गुस्से में आंखें कैसी लाल कर लेते हैं हम लोग, तो या फिर आंखों से रोना, तो ये सब ज़्यादा भावनाओं को अभिव्यक्त कर पाते हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? उपांग विधान, ऊपर के अंगों का विधान। अब है रोल ऑफ हैंड्स एंड बॉडी इन एक्टिंग, यानी क्या भूमिका है हाथों की और शरीर की अभिनय में। तो अब रस उत्पन्न करने के लिए सामने जो अभिनय हो रहा है वो पूरे जो अभिनेता है उसके पूरा शरीर कंट्रोल में होना चाहिए, उसका पूरा शरीर काम करता है अभिनय में, और तभी दर्शकों को रस मिलता है। तो अब हाथों की और शरीर की क्या भूमिका है अभिनय में? नाट्यशास्त्र इज अ कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटाइज, ये बार बार इस बुक में रिपीट किया गया है, तो आप रिपीट मत कीजिएगा अपने आंसर में, आपको ज़रूरत नहीं है, आप सीधा आगे से बताइएगा। नाट्यशास्त्र इज अ कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटाइज ऑन द आर्ट ऑफ ड्रामा इन विच द चैप्टर 10th, तो आप यहीं से शुरू कर सकते हैं। चैप्टर 10th नहीं, 9th है। चैप्टर 9th डील्स विद द रोल ऑफ हैंड्स इन एक्टिंग, तो आप ये लिख सकते हैं, चैप्टर 9th ऑफ नाट्यशास्त्र डील्स विद रोल ऑफ हैंड्स इन एक्टिंग। तो नाट्यशास्त्र का जो 9वां अध्याय है वो अभिनय में हाथों की क्या भूमिका है वो दर्शाता है। ये आप चैप्टर वाइज कुछ चीज़ें नोट कर लीजिएगा, और अभी मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको प्रिंट आउट निकाल के, मेरे पास ये पूरा है टेक्स्ट इसका नाट्यशास्त्र का, तो मैं कोशिश करूँगी कि ये चैप्टर कम से कम जो रस वाला चैप्टर है वो एक वीडियो में आपके लिए अपलोड करूँ। तो हम बात कर रहे थे कि जो चैप्टर 9th है वो हाथों का रोल, हाथों की क्या भूमिका है अभिनय में वो बताता है। इट इज़ कॉल्ड, इसको कहा जाता है हस्त अभिनय। हस्त अभिनय, हाथ यानी हाथों के द्वारा किया हुआ अभिनय, इज एक्टिंग थ्रू हैंड्स, यानी हाथों का अभिनय। इट इज़ फुल ऑफ वेराइटी, यानी इसमें बहुत विविधता होती है। द सिंगल हैंड, जो अकेला हाथ है, इज कॉल्ड, उसको कहा जाता है आसन युक्त हैंड, उसको आसन युक्त हाथ कहा जाता है। द कंबाइंड हैंड्स, यानी और जो दोनों जुड़े हुए हाथ हैं, इज कॉल्ड, उनको कहा जाता है संयुक्त हैंड्स, यानी जुड़े हुए हाथ। एंड और द डांसिंग हैंड्स, नाचते हुए हाथ, इज कॉल्ड, उनको कहा जाता है नृत्य हैंड्स, यानी नाचते हुए हाथ। वॉट अ माइन्यूट स्टडी, यानी कितना सूक्ष्म अध्ययन है, वॉज मेड, किया गया था, बाय भरत मुनि के द्वारा। तो ये आपको कहीं भी पूरे एरिस्टोटल में देखने को नहीं मिलेगा। ये जो इतना सूक्ष्म उन्होंने अध्ययन किया है और बारीकियां बताई हैं, ये आपको यूरोपियन लिटरेचर में कहीं नहीं मिलेगा, इसलिए आप गर्व कर सकते हैं इस पर। तो वॉज मेड बाय भरत मुनि इज एक्सपोज्ड, ये दिखता है, व्हेन, जब, ही पॉइंट्स आउट, वो दिखाते हैं, 4 kinds ऑफ हैंड्स, 4 प्रकार के हाथ, एंड
10 काइंड्स ऑफ आर्म्स और 10 प्रकार की भुजाएं। चैप्टर 10 डील्स विद, जो 10वां अध्याय है वो दर्शाता है एक्टिंग थ्रू बॉडी, शरीर के माध्यम से जो अभिनय होता है, फेस, चेहरे के माध्यम से अभिनय, एंड पोजीशन, और जो शारीरिक पोस्चर्स होते हैं, बैठने के, उठने के, चलने के जो पोजीशन होती है, पोस्चर्स होते हैं, उनके माध्यम से कैसे अभिनय होता है ये दिखाया गया है। भरत मुनि मेक्स अ माइन्यूट स्टडी, भरत मुनि ने एक बारीक अध्ययन किया है, सूक्ष्म अध्ययन किया है ऑफ मूवमेंट्स, गतियों का, बाय हेड, सिर की, हैंड, हाथ की, वेस्ट, कमर की, चेस्ट, सीने की, एंड फीट, और पैरों की। ही पॉइंट्स आउट, वो दिखाते हैं 13 मूवमेंट्स, 13 गतियां ऑफ हेड, सिर की, 36 मूवमेंट्स ऑफ आईज, आँखों की 36 गतियां हैं, 36 प्रकार से आँखों से अभिनय किया जा सकता है। 9 मूवमेंट्स ऑफ आई बॉल्स, जो आँखों की बॉल्स हैं, जो घूमते हैं ना, आई बॉल्स घूमते हैं, तो 9 प्रकार से वो घूम सकते हैं। 9 मूवमेंट्स ऑफ आईलिड्स, जो आँखों के पलक हैं, उनकी 9 गतियां उन्होंने दर्शाई हैं। 7 मूवमेंट्स ऑफ आईब्रो, जो हमारी भौहें हैं, वो 7 तरीके से मूव कर सकती हैं, 7 गतियां उनकी बताई हैं। 6 मूवमेंट्स ऑफ नोज, नाक की भी गति होती है, आप तो सिर्फ नाक सिकोड़ना जानते हैं, हम लोगों को नाक सिकोड़ना ही आता है, लेकिन नाक से 9 गतियां की 6 गतियां की जा सकती हैं, ये भरत मुनि ने बताया है, यानी 6 प्रकार से अभिनय नाक से किया जा सकता है। 6 मूवमेंट्स ऑफ चीक्स, गालों से 6 प्रकार की गतियां की जा सकती हैं। 6 मूवमेंट्स ऑफ लिप्स, होठों से 6 प्रकार की गतियां की जा सकती हैं। 8 मूवमेंट्स ऑफ चिन, जो हमारी ठुड्डी है वो 8 तरीके से गतियां कर सकती है। 5 मूवमेंट्स ऑफ चेस्ट, सीने की 5 गतियां उन्होंने बताई हैं। मूवमेंट्स ऑफ बैक, जो पीठ है हमारी, वो 5 तरीके से गति कर सकती है। मूवमेंट्स ऑफ स्टमक, जो हमारा पेट है, वो 3 तरीके से गति कर सकता है, ये तो बाबा रामदेव भी हमको दिखाते हैं। और मूवमेंट्स ऑफ वेस्ट, ये जो हमारी वेस्ट है, कमर है, उसके मूवमेंट, उसके कितने बताए? 5, उसके भी 5 मूवमेंट्स हैं। और 5 मूवमेंट्स ऑफ थाइज, जंघाओं के 5 गतियां हैं। एंड 5 मूवमेंट्स ऑफ फीट, पैरों की 5 गतियां, टू एक्सप्रेस, अभिव्यक्त करने के लिए डिफरेंट इमोशंस, अलग अलग भावनाएं। इतना तो पूरा यूरोप दम लगा ले तो नहीं कर पाएगा भैया, जितना भरत मुनि ने यहाँ पर गतियाँ बता दी, पूरे यूरोप नहीं बता सकता, मैकॉले को कौन समझाए। आगे देखते हैं एक्टिंग थ्रू फीट, पैरों के माध्यम से अभिनय। चैप्टर 11, जो 11वां अध्याय है, डील्स विद एक्टिंग थ्रू फीट, उसमें पैरों के माध्यम से अभिनय बताया गया है। इट इज कॉल्ड चारी विधान, इसको चारी विधान कहा जाता है। मूवमेंट्स ऑफ फीट, यानी पैरों की गतियां, थाइस, जंघाओं की गतियां, एंड वेस्ट, और कमर की गतियां आर डिस्कस्ड, उन पर मतलब डिस्कस किया गया है, उन पर विचार किया गया है कॉम्प्रिहेंसिवली, विस्तृत रूप से, इन दिस चैप्टर, इस अध्याय में, यानी 11वें अध्याय में। भरत रेफर्स टू 16 भूमिचारीज, तो भरत जो बताते हैं 16 भूमिचारी, भूमि होती है धरती, चारी यानी विचरण करना, भूमि पर चलना, एंड 16 आकाशचारीज, आकाश तो स्काई हो गया, और चारीज चढ़ना, आकाश में चलना, विचरण करना। भूमिचारीज इज द टर्म, तो भूमिचारी जो शब्द है, सजेस्ट टर्म, एज द टर्म सजेस्ट, जैसा कि ये शब्द हमें बताता है, टेल्स अबाउट मूवमेंट्स ऑन द अर्थ, तो धरती पर जो गतियां होती हैं उनको दिखाता है। वाइल आकाशचारी सजेस्ट, जबकि आकाशचारी जो दिखाता है, दोज डांसिंग स्टेप्स, वो नृत्य के स्टेप्स हैं, दैट एक्सप्रेस, जो अभिव्यक्त करते हैं, दैट द कैरेक्टर, के जो पात्र है, इज फ्लाइंग, उड़ रहा है, इन द स्काई, आकाश में। दिस चैप्टर डील्स इन डिटेल, ये जो अध्याय है विस्तार में बताता है विथ 10 अक्षमंडल, 10 अक्षमंडल, एंड 10 भूमि मंडल काइंड्स ऑफ एक्टिंग, तो
सॉरी अक्षमंडल नहीं, ये आकाशमंडल। तो 10 आकाशमंडल और 10 भूमिमंडल प्रकार के जो अभिनय हैं। इट इज़ द स्पीड ऑफ मूवमेंट्स, ये गति है, स्पीड है मूवमेंट्स की, गतियों की जो स्पीड है, दैट पॉइंट्स आउट, जो दिखाती है वेदर, कि क्या द कैरेक्टर, जो पात्र है, इस भूमिचारी और आकाशचारी, तो वो भूमि पर यानी धरती पर चल रहा है या फिर आकाश में चल रहा है। द चैप्टर इज इम्पॉर्टेंट, ये अध्याय महत्वपूर्ण है, यानी 11वां अध्याय महत्वपूर्ण है, फॉर वन मोर पर्पज, एक और उद्देश्य से, दैट के भरत मुनि पॉइंट्स, भरत मुनि इंगित करते हैं, पॉइंट्स आउट द ग्रेट नेसेसिटी, बहुत बड़ी जो आवश्यकता है, ऑफ एक्सरसाइज, व्यायाम की, डांस, नृत्य की, एंड बैलेंस्ड डाइट, और संतुलित आहार की, फॉर एक्टर्स, अभिनेताओं के लिए। तो अभी भी आपको मालूम है, जो ये जो एक्टर्स होते हैं, जितने अभिनेता अभिनेत्रियां हैं, इनके डाइटिशियंस होते हैं, क्योंकि ये भाई अगर मोटे हो गए हम लोगों की तरह तो कैसे एक्टिंग कर पाएंगे, और उसमें नायिका के रूप में तो वो अच्छी नहीं लगेगी, ना नायक अच्छा लगेगा, ना नायिका अच्छी लगेगी, और बहुत ज़्यादा दुबला पतला सूखा हुआ होगा वो भी अच्छा नहीं लगेगा, ना नायक ना नायिका। तो इनके डाइटिशियन होते हैं जो इनको बैलेंस्ड रखते हैं, इनको एक्सरसाइज कराते हैं, जिम ज्वाइन कराते हैं, और उनको बैलेंस डाइट खिलाते हैं। तो इस बात पर जोर भरत मुनि भी देते हैं कि उनको एक्सरसाइज करनी है, डांस करना है, और बैलेंस डाइट लेनी है, उनको संतुलित आहार लेना है। चैप्टर 12 इज कॉल्ड, यानी 12वें अध्याय को कहा जाता है द मंडल विधान, जिसको मंडल विधान कहा जाता है। इट इज थ्रू द मूवमेंट ऑफ फीट, यानी पैरों की गतियों के माध्यम से, दैट द एक्टर एक्सप्रेसेस, जो अभिनेता है वो अभिव्यक्त करता है, वेदर ही इज इन आकाश मंडल और भूमि मंडल, कि वो आकाश मंडल में है या भूमि मंडल में है। मंडल इज अ सर्कुलर मूवमेंट, तो जो मंडल है वो एक गोलाकार गति है, जनरली यूज्ड इन बैटल्स, जो कि प्रायः युद्धों में प्रयोग की जाती है। देयर आर 10 आकाश मंडल एंड 10 भूमि मंडल, तो 10 आकाश मंडल हैं, 10 भूमि मंडल हैं। अ पॉपुलर मंडल इज द मूवमेंट लाइक अ ब्लैक बी, तो जो एक लोकप्रिय मंडल है वो है ब्लैक बी, जो काला भौरा होता है उसके जैसी गति। नेक्स्ट, एक्टिंग थ्रू स्पीड एंड मूवमेंट, तो गति और स्पीड के द्वारा अभिनय। नाट्यशास्त्र इज अ कॉम्प्रिहेंसिव, फिर से इन्होंने ये रिपीट कर दिया, आप मत अपने आंसर में रिपीट कर दीजिएगा। नाट्यशास्त्र इज अ कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटाइज ऑन द आर्ट ऑफ ड्रामा, इन विच द चैप्टर 13, तो आप सीधे ये बता सकते हैं, द चैप्टर 13 ऑफ नाट्यशास्त्र डील्स विद द स्पीड और मूवमेंट। तो ये जो चैप्टर 13 है, 13वां अध्याय, उसमें वर्णन किया गया है गति का और मूवमेंट, चाल का, गति का। टू क्रिएट, पैदा करने के लिए, अ पर्टिकुलर रस, एक विशेष रस को, और सेंटिमेंट, भावना को। भरत मुनि पॉइंट्स आउट, भरत मुनि दिखाते हैं, हाउ, कैसे, डिफरेंट स्पीड्स, अलग अलग गतियाँ, ऑफ द यान की, ऑन रथ, और रथ की, द कैरेक्टर्स, एक पात्र की, प्रोड्यूस, पैदा करती हैं, डिफरेंट सेंटिमेंट्स, अलग अलग भावनाएं। तो ये पहले भी आ चुका है। दोज मेल एक्टर्स हु प्ले द फीमेल रोल्स हैव टू रेगुलेट द स्पीड ऑफ देयर वॉकिंग, तो ये पहले आ चुका है, आप इसको स्किप कर दीजिएगा, हम आगे बढ़ते हैं। आगे है एक्टिंग थ्रू वॉइस एंड साउंड, तो जो ध्वनि है, आवाज़ है और ध्वनि है, उसके माध्यम से अभिनय। और फिर से इन्होंने ये कर दिया, तो हम सीधे यहाँ करते हैं नाट्यशास्त्र का। चैप्टर 15 डील्स विद द वाचिक अभिनय, तो जो 15वां अध्याय है उसमें वाचिक अभिनय के बारे में बताया गया है, दैट इज एक्टिंग थ्रू वॉइस एंड साउंड, जो कि आवाज़ और ध्वनि के द्वारा अभिनय है। द वाणी, दैट इज स्पीच, तो संस्कृत में उसको वाणी कहा जाता है, स्पीच को, आवाज़ को। इज द हाईएस्ट वे ऑफ एक्टिंग, वो सबसे ऊंचा तरीका है अभिनय का। अ परफेक्ट एक्टर, एक जो पूर्ण अभिनेता है, और टू हैव अ बोल्ड वॉइस, उसकी जो आवाज़ है वो दमदार होनी चाहिए। ओनली फॉर दिस पर्पस,
केवल इस उद्देश्य के लिए। डायलॉग में बी इन द संस्कृत और द प्राकृत। तो जो डायलॉग हैं वो संस्कृत भाषा में हो सकते हैं या प्राकृत, पहले प्राकृत पाली ये भाषाएं बोली जाती थीं, तो संस्कृत भाषा में हो सकते हैं या प्राकृत भाषा में हो सकते हैं, और फोक लैंग्वेज या फिर लोक भाषा में हो सकते हैं। चैप्टर 19 डील्स विद द मोड्स एंड मैनर्स ऑफ एड्रेस। तो जो 19वां अध्याय है वो दर्शाता है मोड्स, तरीके, मैनर्स, वो भी मेथड्स हैं, ऑफ एड्रेस, संबोधन के। इट इज़ अ मैटर ऑफ मॉडेस्टी, यानी ये मॉडेस्टी, विनम्रता की बात होती है। व्हेन द यंगर टॉक, जब जो छोटे हैं वो बात करते हैं, टू द एल्डर, अपने बड़ों से, तो उनमें मॉडेस्टी होनी चाहिए, विनम्रता होनी चाहिए। एंड इट इज़ द मैटर ऑफ ऑथोरिटी, और उस वक्त ऑथोरिटी होती है, अधिकार होता है। व्हेन द एल्डर टॉक टू द यंगर, जब बड़े लोग छोटों से बात करते हैं। तो जो बड़े, अगर आप किसी बड़े बुजुर्ग का अभिनय कर रहे हैं तो आपकी जो लहजा है वो ऑथोरिटेरियन होना चाहिए, यानी कि आप अधिकारपूर्वक बात करेंगे, आप दमदार तरीके से बात करें, क्योंकि बड़े लोग छोटों को समझाते हैं तो उनको अधिकार होता है डांटने का, कहने का, समझाने का। तो वहाँ ऑथोरिटी दिखानी है आपको अपनी भाषा में, अपनी आवाज़ में। और अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति का अभिनय करना है जो छोटा है और बड़े से बात कर रहा है, तब आपको क्या दिखाना है? मॉडेस्टी दिखानी है, विनम्रता दिखानी है। इसका एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, सूर्यवंशम फिल्म है अमिताभ बच्चन की। वहाँ पिता का भी अभिनय खुद अमिताभ बच्चन ने किया है और पुत्र का अभिनय भी अमिताभ बच्चन ने किया है। तो वही अमिताभ बच्चन जब पुत्र का वाला डायलॉग बोलते हैं, बेटे वाला डायलॉग बोलते हैं, कितनी विनम्रता से बोलते हैं, बाबूजी ने मुझे बुलाया है, बाबूजी ने मुझे बुलाया है, ऐसे करके बोलते हैं। और जब वही पिता वाला डायलॉग बोलते हैं, कह दो इससे हम इसकी शक्ल नहीं देखेंगे, अगर किसी ने इसकी शक्ल देखी तो ये भानु प्रताप उसकी शक्ल नहीं देखेगा। तो मतलब एकदम लहजा बदल जाता है। तो एक अभिनेता को ध्यान रखना है कि वो रोल किसका निभा रहा है। भरत ऑब्जर्व 6 क्वालिटीज। तो भरत 6 विशेषताएं बताते हैं ऑफ स्पीच, यानी भाषा की, यूज्ड, जिसका प्रयोग किया जाता है, इन डायलॉग रिसाइटिंग, यानी संवाद बोलने में। नोट्स, स्वर। तो पहला स्वर है सोर्सेस ऑफ वॉइस, जो स्रोत हैं आवाज़ के, हार्ट, थ्रोट, हेड। तो कहाँ से आते हैं, हमारी आवाज़ कहाँ से आती है? हमारे दिल से आती है, हमारे गले से आती है, हमारे दिमाग से आती है। तो सोच के बोलते हैं दिमाग से, और मतलब फीलिंग्स होती हैं, हार्ट की फीलिंग्स एक्सप्रेस होती हैं। थ्रोट, हम कुछ चीज़ें होती हैं जैसे खाक खाक हम बोलते हैं तो गले से हमारी आवाज़ निकलती है। अक्सर जो उर्दू के लफ्ज़ होते हैं वो गले से निकलते हैं। पिच, यानी ऊंची होती है आवाज़, नीची आवाज़ होती है, वो पिच कहलाती है। और स्टाइल, लहजा होता है। टोन, वो भी तरीका है। स्टाइल शैली है बोलने की, और टोन वो लहजा है, तरीका है। ट्यून लय है। क्लेम ग्रेट इम्पोर्टेंस, तो ये बहुत महत्व रखते हैं इन प्रोड्यूसिंग, पैदा करने में, द रिक्वायर्ड इफेक्ट, जो आवश्यक प्रभाव है उसको पैदा करने में। देयर इज ग्रेट इम्पोर्टेंस, यानी बहुत महत्व है, ऑफ काकू, दैट इज इंटोनेशन ऑल्सो, जिसको कि इंटोनेशन कहा जाता है, काकू उसको लहजा कहा जाता है, तो उसका भी बहुत महत्व है। अच्छा, अभी जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था ना, अमिताभ बच्चन का, सूर्यवंशम का एग्जाम्पल दिया था कि किस तरीके से उन्होंने 2 अलग अलग रोल निभाए, तो अलग अलग आवाज़ निकाली है। आप कोट कर सकते हैं, बिल्कुल ये झिझकने की ज़रूरत नहीं है कि हम किसी फिल्म के बारे में यहाँ बात नहीं कर सकते, क्योंकि आगे अभी जो आपका नया सिलेबस आया है NEP में, तो उसमें तो पूरा एक पेपर है जो कि आपको जिसमें फिल्मों को ही आपको डिस्कस करना है, अप्रिशिएट करना है। तो आप, क्योंकि वो भी तो नाटक ही है ना, जो वो आप पर्दे पर देख रहे हैं, पहले रंगमंच पर दिखाए जाते, अभी भी रंगमंच पर दिखाए जाते हैं, थिएटर में दिखाए जाते हैं। तो आप आराम से कोट कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। और अगर आप किसी अपने सिलेबस में से किसी नाटक में से कोट कर सकें, आपको याद आए उस वक्त अपना आंसर लिखते वक्त, तो आप वो आराम से कोट कीजिए, झिझकने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब है कॉस्ट्यूम एंड मेकअप। तो जो कॉस्ट्यूम है यानी कि जो ड्रेस है जो अभिनेता पहनते हैं और जो मेकअप वो करते हैं वो भी मायने रखता है। देखिए कोई नायिका अगर बहुत खूबसूरत नहीं है लेकिन उसका मेकअप अगर अच्छे से किया गया है, अच्छे से उसको सजाया गया है तो वो देखने में खूबसूरत लगती है। दूसरी ओर अगर कोई बहुत खूबसूरत स्त्री है और अगर बाल फकेरे और ऐसे ही फटे पुराने कपड़े पहने हुए और मतलब बेढंगे तरीके से अगर वो है आपके सामने आती है तो वो आपको आकर्षित नहीं करेगी। तो कॉस्ट्यूम और मेकअप नाटक में बहुत बड़ा रोल निभाते हैं, बहुत मायने रखते हैं वो। तो नाट्य शास्त्र में इस पर भी डिस्कशन किया गया है। और फिर देखो फिर से इन्होंने वही लाइन डाल दी, ये लाइन आप मत डालिएगा बार बार। तो अब हम बात करें चैप्टर 23 डील्स विद स्टेज डेकोरेशन। तो जो 23वां अध्याय है उसमें स्टेज डेकोरेशन का वर्णन किया गया है। जो रंगमंच है उसकी सजावट कैसे हो और कॉस्ट्यूम्स के बारे में उसमें ये सब भी बताया गया है कि किस तरीके से ड्रेस पहने, किस तरीके के कॉस्ट्यूम पहने अभिनेता। आचार्य अभिनय इज रिलेटेड टू द आर्ट डायरेक्टर। जो आचार्य अभिनय है वो संबंधित है आर्ट डायरेक्टर से, कला निर्देशक से, और द डेकोरेटर या फिर सजाने वाले से ऑफ द स्टेज, मंच के। समटाइम्स कभी कभी द एक्टर चेंजेस, जो अभिनेता है वो बदल देता है हिज अपीयरेंस, अपनी छवि ऑन द स्टेज यानी रंगमंच पर, बिफोर द ऑडियंस, दर्शकों के सामने। एंड दिस चैप्टर गाइड्स, और ये जो चैप्टर है, अध्याय है नाट्यशास्त्र का, गाइड्स ये दिशा निर्देश देता है फॉर ऑल दीज पर्पजेस, इन सभी उद्देश्यों से। भरत ऑब्जर्व्स, भरत बताते हैं दैट के द कॉस्ट्यूम और गारमेंट्स, कि जो कपड़े हैं, जो पोशाकें हैं, शुड ऑलवेज बी, वो हमेशा होनी चाहिए, सुइटेबल, उपयुक्त, टू द कंट्री, देश के अनुसार, स्टेटस यानी जो पद है, वर्ग है, यानी एक व्यक्ति किस वर्ग से आता है, क्या स्टेटस है उसका, राजा की जो ड्रेस होगी वो राजा के अनुसार होगी, सिपाही की सिपाही के अनुसार होगी, तो वो स्टेटस के अनुसार होनी चाहिए। एंड नेचर, और स्वभाव के अनुसार होनी चाहिए, ऑफ द कैरेक्टर, उस पात्र के। ही सजेस्ट, वो ये सुझाव देते हैं फॉर कलरिंग ऑफ बॉडी, कि जो अभिनेता है उसके शरीर को रंगा जाए, एंड हेयर ऑल्सो, और बालों को भी रंगा जाए। ही टेल्स अबाउट, वो बताते हैं डिफरेंट हेयर स्टाइल्स ऑल्सो, अलग अलग प्रकार के जो हेयर स्टाइल हैं, केश विन्यास कहा जाता है उनको, तो अलग अलग प्रकार के केश विन्यास के बारे में वो बताते हैं, हेयर स्टाइल्स के बारे में। द चैप्टर अकाउंट्स फॉर स्टाइल्स, तो ये जो अध्याय है वो स्टाइल्स बताता है, शैलियाँ बताता है, ऑफ बियर्ड्स, दाढ़ियों की, यानी दाढ़ियाँ भी अलग अलग प्रकार की होंगी, क्राउन्स, मुकुट अलग प्रकार के होंगे, और ऑर्नामेंट्स, जो ऑर्नामेंट्स हैं, आभूषण हैं, वो भी स्त्रियों के अलग आभूषण हैं, पुरुषों के अलग आभूषण हैं, राजा के अलग आभूषण हैं, मंत्रियों के अलग आभूषण हैं, तो सभी के ऑर्नामेंट्स डिफरेंट होंगे। देयर आर सजेशंस, इसमें सुझाव दिए गए हैं फॉर मेकअप, श्रृंगार के, एंड ऑर्नामेंट्स, और आभूषणों के, ऑफ द हीरोइन, नायिका के, अकॉर्डिंग टू द कंट्री, देश के हिसाब से, स्टेटस एंड नेचर ऑफ द कैरेक्टर, यानी जो भी स्टेटस है, पद है, और नेचर है उस कैरेक्टर का, पात्र का। द ऑर्नामेंट्स एंड गारमेंट्स, जो आभूषण हैं और पोशाकें हैं, शुड बी लाइट, हल्के होने चाहिए, इन वेट, वजन में हल्के होने चाहिए। ये तो भरत मुनि ने कहा है अपने नाट्यशास्त्र में, लेकिन आजकल जो आप देखते हैं फिल्मों में बड़ी भारी पोशाकें होती हैं। और हमारी एक फिल्म आई थी देवदास, जिसमें कि माधुरी दीक्षित ने बताते हैं 35 किलो का लहंगा पहना था। तो लेकिन नाट्यशास्त्र में कहा गया है कि जो ड्रेसेस हैं वो हल्की होनी चाहिए, वेट उनका ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और आभूषण भी हल्के होने चाहिए, क्योंकि मेरे हिसाब से भरत मुनि को लगता है कि अगर भारी पोशाकें होंगी तो अभिनय में दिक्कत आएगी। जो अभिनेता हैं, नायिका अगर बहुत भारी उसकी साड़ी होगी, लहंगा होगा बहुत भारी, या बहुत भारी आभूषण होंगे, तो उसको, वो नृत्य नहीं कर सकती, वो एक्टिंग करने में उसको दिक्कत होगी। इसलिए उन्होंने कहा है इन दैट कंडीशन, और उस कंडीशन में, इस स्थिति में, द कैरेक्टर फील्स,
यानी जो अभिनेता है वो अनुभव करता है ईजी, आसानी। हाँ, तो यही बात हम भी कह रहे थे कि उसको आसानी रहेगी इन एक्टिंग, अभिनय करने में, एंड मूवमेंट्स, और गति करने में ऑन द स्टेज, जो स्टेज पर यानी रंगमंच पर इधर से उधर उनको चलना है, डांस करना है, एक्टिंग करनी है, तो अगर हल्की पोशाकें होंगी तो वो आराम से अभिनय कर पाएंगे। इसलिए भरत मुनि ने कहा है कि जो ड्रेसेस हैं वो हल्की होनी चाहिए। अब आगे एक्सप्रेशन ऑफ सेंटिमेंट्स थ्रू एक्टिंग। तो जो चैप्टर 24 है, प्रोवाइड्स गाइडेंस फॉर एक्टिंग, उसमें दिशा निर्देश दिए गए हैं अभिनय के। भरत दिशा निर्देश देते हैं हाउ टू एक्सप्रेस, कि कैसे अभिव्यक्त किया जाए सेंटिमेंट्स, भावनाओं को, थ्रू एक्टिंग, अभिनय के माध्यम से। ही पॉइंट्स आउट, वो दिखाते हैं, अ वैरायटी, एक विविधता, इन नेचर ऑफ विमेन, महिलाओं की प्रकृति में। विमेन हैव वैरायटी ऑफ नेचर, महिलाओं की प्रकृति विविध होती है, अलग अलग प्रकृति की होती हैं, उनमें बहुत सारी क्वालिटीज़ होती हैं, लाइक गॉड्स, डेविल्स, गंधर्व, राक्षस, यानी देवी देवताओं की, गंधर्वों की, राक्षसों की, नागों की, बर्ड्स, चिड़ियों की, गोस्ट, भूतों की, यक्षों की, मैन, पुरुषों की, मंकीज, बंदरों की, एलिफेंट्स, स्टेग्स, फिश, कैमल्स, क्रोकोडाइल्स, यानी एलिफेंट हाथी, स्टैग हिरन, फिश मछली, कैमल ऊंट, क्रोकोडाइल मगरमच्छ, पिग सुअर, हॉर्स घोड़ा, ऑक्स बैल, गोट बकरी, एंड काउस और गाय। यह मतलब कोई क्वालिटी ऐसी नहीं है जो महिलाओं के अंदर नहीं है, ऐसा मानते हैं भरत मुनि। अ वुमन विद इरोटिक फीलिंग्स, यानी अगर स्टेज पर एक महिला को ऐसा दिखाया जा रहा है कि उसके अंदर प्रेम की भावनाएं हैं, एक्साइटमेंट, शुड एक्ट डिफरेंटली फ्रॉम अदर्स, तो उनको दूसरों से भिन्न अभिनय करना चाहिए। शी शुड मेक एन अटेम्प्ट, उनको प्रयास करना चाहिए, टू सीड्यूस अ यंग मैन, एक युवा को लुभाने की। द बिहेवियर ऑफ हीरोइंस, तो जो व्यवहार है हीरोइंस का, ऑफ डिफरेंट नेचर, अलग अलग प्रकृति की, विद देयर लवर्स, उनके प्रेमियों के साथ, चेंजेस, बदल जाता है, अकॉर्डिंग टू देयर वेराइटी ऑफ नेचर, उनकी जो प्रकृति की विविधता है उसके अनुसार। चैप्टर 25 हमको दिशा निर्देश देता है, हाउ, कैसे, अ प्रोस्टिट्यूट शुड बिहेव विद हर कस्टमर्स, यानी जो शरीर बेचने वाली महिलाएं हैं वो अपने ग्राहकों से कैसे बिहेव करती हैं, यानी ऐसा अगर कोई दृश्य दिखाया जा रहा है रंगमंच पर तो उनको कैसे दिखाना है, कैसे अभिनय करना है। भरत हैज़ क्लासिफाइड विमेन, भरत ने महिलाओं का विभाजन किया है, ऑन अकाउंट ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके गुणों के आधार पर। ही टू नो अ पर्सन इज लस्टफुल, अच्छा, हाउ टू नो, यही यहाँ पर गलत है, हाउ टू नो अ पर्सन इज लस्टफुल मियरली ऑन द बेसिस ऑफ सम मार्क्स, यानी उनको दिखाना है कि मतलब मार्क्स बताए हैं, सिंबल्स बताए हैं, पहचान बताई हैं लोगों की। हियर, यहाँ भरत सीम्स टू बी इंस्पायर्ड बाय कामासूत्रा, तो ये एक और ग्रंथ है प्राचीन भारत का, तो उससे इंस्पायर्ड दिखते हैं भरत मुनि यहाँ पर चैप्टर 25 में। अब है परफेक्शन इन एक्टिंग, परफेक्शन, पूर्णता, इन एक्टिंग, अभिनय में। तो अभिनय में पूर्णता, नाट्यशास्त्र, फिर से वही लाइन इन्होंने रिपीट कर दी तो आपको नहीं करनी है। अब चैप्टर 26 डील्स विद परफेक्शन इन एक्टिंग, तो जो 26वां अध्याय है वो पूर्णता दिखाता है अभिनय की, दैट इनेबल्स, जो कि समर्थ बनाती है, एन एक्टर, एक अभिनेता को, टू प्रोड्यूस, प्रतिपादित करने में, अ पिक्चर, एक तस्वीर, विद द हेल्प ऑफ जेस्चर्स, हाव भाव के हेल्प से, मदद से। विभाव कंसिस्ट, जो विभाव है उसमें निहित होता है, ऑफ द फिजिकल कॉज, शारीरिक कारण, ऑफ द बेसिक मेंटल स्टेट, यानी जो मौलिक मानसिक अवस्था है उसका। अनुभव आर द मिमेटिक चेंजेस, तो जो अनुभव हैं वो मिमेटिक यानी अनुकरण करने वाले चेंजेस हैं, परिवर्तन हैं। इंस्पायर्ड, जो प्रेरित होते हैं, बाय द अराउज्ड मेंटल स्टेट,
जो अराउज्ड पैदा की गई मानसिक स्थितियां हैं। एंड द ट्रांजिएंट इमोशंस, पहले भी इनकी बात आ चुकी है, और जो ट्रांजिएंट इमोशंस होती हैं यानी क्षणिक भावनाएं होती हैं, आर कॉल्ड व्यभिचारी भाव, उनको व्यभिचारी भाव कहा जाता है। व्हेन द विभाव, अनुभाव एंड व्यभिचारी भाव गेट यूनाइटेड, तो जब ये तीनों प्रकार के भाव मिलते हैं टू अराउज द स्थायी भाव, और तीनों मिलकर स्थायी भाव को अराउज करते हैं, जागृत करते हैं, रस आर प्रोड्यूस्ड, तो फिर रस की उत्पत्ति होती है। भरत मुनि टेल्स, भरत मुनि बताते हैं, द वे, तरीका, टू प्रोड्यूस, पैदा करने का, अ पिक्चर, एक तस्वीर, और सीन या दृश्य, जिसको कहा गया है चित्र, विद द हेल्प ऑफ मूवमेंट्स, गतियों के माध्यम से, ऑफ हैंड्स एंड बॉडी, हाथों की और शरीर की। हाउ द मूवमेंट ऑफ हैंड्स, हाउ कैसे, द मूवमेंट ऑफ हैंड्स यानी हाथों की गतियां, एंड हेड और सिर की गतियां, सो मैनी थिंग्स में बी सजेस्टेड, यानी कितनी सारी चीज़ें सजेस्ट की जा सकती हैं इन गतियों से। इस द डिस्कशन, वो मतलब डिस्कस किया गया है यहाँ पर, वर्णन किया गया है इन दिस चैप्टर, इस अध्याय में। इट टेल्स, ये बताता है, हाउ कैसे, नंबर्स यानी संख्याएं, आर एक्सप्रेस्ड, अभिव्यक्त की जाती हैं, थ्रू फिंगर्स, उंगलियों के माध्यम से, एज वेल एज, साथ ही डिफरेंट फीलिंग्स, अलग अलग भावनाएं, आर एक्सपोज्ड, अभिव्यक्त की जाती हैं, थ्रू डिफरेंट एक्शंस, अलग अलग एक्शंस के द्वारा। देयर आर वेज, और भी तरीके हैं, टू सजेस्ट, दिखाने के, अ सीजन, एक मौसम को, ऋतु को, थ्रू एक्टिंग, अभिनय के माध्यम से, बाय वाइपिंग फेस, यानी अगर चेहरा पोंछते हुए दिखाया जा रहा है किसी व्यक्ति को, फ्रीक्वेंटली समर इज सजेस्टेड, तो गर्मी का मौसम सजेस्ट किया जाता है प्रायः। अगर स्टेज पर दिखाना है कि गर्मी का मौसम है तो किसी व्यक्ति को पसीना पोंछते हुए, मुंह पोंछते हुए दिखाया जाएगा। जॉयफुलनेस, और जो आनंद की स्थिति है, इज सजेस्टेड, वो सुझाई जाती है, दिखाई जाती है, बाय एम्ब्रेसिंग ओन बॉडी, अपने ही आप को कोई बाहों में भर रहा है, खुद को ही आलिंगन कर रहा है खुद का, तो ऐसा लग रहा, उससे दिखाई देगा कि व्यक्ति बहुत आनंद से भरा हुआ है, खुशी से भरा हुआ है। देयर आर वेज, और भी तरीके हैं, ऑफ इवन सजेस्टिंग, दिखाने के, और नंबर ऑफ बर्ड्स, यानी चिड़ियों की संख्या, एंड बीस, जानवरों की संख्या ऑल्सो भी। इट इज़ थ्रू परफेक्शन इन एक्टिंग, तो ये सब जो दिखाया जाता है स्टेज पर, वो परफेक्शन इन एक्टिंग, जो अभिनय की पूर्णता है, उसके द्वारा दिखाया जाता है। तो इस तरीके से आप अपने क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं अगर रस पर आपसे प्रश्न पूछा जाता है। यदि भाव, स्थायी भाव और अनुभाव, व्यभिचारी भाव, अगर इस तरीके इन पर भी क्वेश्चन आता है, तब भी आप ये सब कुछ यही आपको बताना है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि एक्टिंग के माध्यम से, अभिनय के माध्यम से कैसे रस की उत्पत्ति होती है, तब भी आप यही डिस्कशन करेंगे। तो क्वेश्चन आपको घुमा फिरा कर पूछा जा सकता है, लेकिन सभी जगह आप अपने आंसर को मोल्ड कर सकते हैं अगर इतना मैटर आपके पास है। और इस मैटर को अगर आप अच्छे से तैयार रखते हैं तो आप शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के भी आंसर दे पाएंगे और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के भी आंसर दे पाएंगे। तो इसको तो आप अच्छे से तैयार कर ही लीजिए। मैं कोशिश करूंगी कि 1-2 वीडियो और बनाऊं नाट्यशास्त्र पर। फिलहाल इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।